जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैंने क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ जो है वो चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं। उसमें पहली चीज़ तो ऑलरेडी चल रही है इनकम स्टेटमेंट। मैंने अपनी स्क्रीन के साथ शेयर करके आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। अभी इस वीडियो के फॉर्मेट में भी लोगों को पसंद होता है, ज़रा उस पे डिस्कस करेंगे हम कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। देखें, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी चाहिए वो है उस कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना आता है तो तभी आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। एनालिस्ट से मुराद अच्छे कोई आपने प्रोफेशनल नहीं बनना, आपने बड़ा बड़ा एक सादा लो एक इन्वेस्टर बनना है। और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फील्ड तो बहुत ब्रॉडर फील्ड है। इसमें बड़ी बड़ी पूरी पूरी डिग्रीज हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और वो फिनेंशियल्स बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद फिर उन फिनेंशियल्स की इंटरप्रिटेशन के लिए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, लेवल 1 2 3 3 लेवल्स हैं उसके, तो वो भी एक फुल फ्लैज डिग्री है। तो आप लोगों को ये कोई डिग्रीज तो नहीं लेनी, जाहिर सी बात है। आपने सिर्फ इतना समझ जाना है कि कोई भी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने आए तो आप उसके चीज़ें 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 देख के समझ जाएं कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ये सेल्स है, ये सेल्स का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उसके अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एबिटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये नेट प्रॉफिट, इसके अलावा जी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या चीज़ें हैं, ये टेक्निकल टर्म्स जो हैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रही होती है, एनुअल रिपोर्ट पूरी किताब है, ठीक है, पूरी जैसे एक बुक होती है इसी तरह की एक किताब होती है। वो कंपनी के पूरे साल का परफॉर्मेंस के हवाले से आपको बता रही होती है। कंपनी जनवरी से दिसंबर, अगर फॉर एग्जांपल उसका ईयर क्लोज है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस कंपनी ने क्या क्या किया, ठीक है, कंपनी को क्या क्या मसाइल आए, कंपनी ने पिछले 6 साल में 7 साल में क्या किया, उसके बाद कंपनी ने क्या कमाया, कंपनी ने क्या खोया, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा कंपनी का जो है वो डायरेक्टर रिपोर्ट है, मैनेजमेंट रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट्स वगैरह सारी उसके अंदर आ रही होती हैं। वो आप पढ़ते हो, उससे पता चलता है कंपनी का क्या विजन है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, मईशत के ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, ये एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट होती है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तगड़ी। अगर आप जाहिर सी बात है एनुअल रिपोर्ट जो है वो आप हर कंपनी की तो नहीं पढ़ सकते। आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको शॉर्ट लिस्ट करनी होगी कंपनी, क्योंकि 500 कंपनियां हैं, तो 500 हिसाब से अगर एक साल की एनुअल रिपोर्ट देखें, ऑन एवरेज 250 से 300 400 का पेजेस की होती है। बाज़ कंपनियां बहुत लंबी चौड़ी भी लिखती हैं, 500 सफ़े की भी जो है वो सफ़ात पे मुश्तमिल होती है ये एनुअल रिपोर्ट्स। तो उनको पढ़ के समझना ये काफ़ी एक हेक्टिक काम है। तो सबसे पहले तो आप सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है, सॉर्टिंग करके आप कंपनीज को, अब वो सॉर्टिंग कैसे करनी है, जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीख जाएंगे उसके बाद फिर सॉर्टिंग आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आप सीख गए, उसके बाद होता है उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो पहले तो आप उनको पढ़ना सीखेंगे तो आप उसका एनालिसिस करेंगे ना। जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो एनालिसिस नहीं कर सकते उसका। तो इसके ऊपर एक सीरीज़ ऑलरेडी जो है वो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर के थ्रू मुख्तलिफ डाटा को दिखा के आपसे शेयर की है। तो जब आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज जो ये मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसमें मैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करूँगा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नॉर्मल सादा अल्फाज में कहें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी उस कंपनी ने क्या कमाया या क्या लॉस किया। जब भी कोई कंपनी कमा रही होती है, एक सादा सी बात करते हैं, जब भी कोई कंपनी कमा रही होती है, जैसे घर में जो कमाने वाला बच्चा होता है, कमाऊ पुत, वो सबको अच्छा लगता है। इसीलिए जब कोई कंपनी कमा रही होती है तो वो भी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी आंख का तारा होती है, ठीक है, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह से जो कंपनी लॉस कर रही है उसका क्या मसला होगा। लॉस करने वाली कंपनी जो है वो आपके जो है वो कैपिटल रिजर्व्स को खा रही होगी, ठीक है। कंपनी ने कोई फॉर एग्जांपल 10 साल काम किया, जिसमें से 8 साल कंपनी पैसा बनाया, आखिरी 2 साल में लॉस पे लॉस दिखाई जा रही है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल फारिग हो गया है। यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती थी उसको या तो कंपेटर आ गया है, या वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर डिमांड ख़त्म हो गई उसकी, या फिर जो है वो प्रोडक्ट वन टाइम है, सीजनल है, मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं उसकी, या कंपनी गुडविल हर्ट हो गया, अब उसकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, मुख्तलिफ इशूज़ हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस की परफॉर्मेंस जो होती है ना, ठीक है, वो उसकी इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है,
यानी अगर तो कंपनी जो है प्रॉफिट बना रही है तो अच्छी कंपनी होगी, उसके अलावा फिर देखा जाएगा उस प्रॉफिट में ग्रोथ भी है या नहीं है, उसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसके कंपेटिटर्स के साथ उसका जो है वो मुआवजा किया जाता है। वो एनालिसिस में आती हैं चीज़ें सारी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनमें रेशियो एनालिसिस अगर आपको आ जाता है, आप खुद से घर बैठ के इनके जो है वो एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, या फिर आप जो है रेशियो एनालिसिस के साथ जो है अपनी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो क्या परफॉर्मेंस देगी आगे। तो परफॉर्मेंस यानी कंपनी ने क्या बनाया, क्या खोया, क्या पाया, इसकी बेसिस के ऊपर जो चीज़ होगी उसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। मेरे सारे दोस्त जो हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और पैसा जो है वो एक्टिवली नहीं कमा सकते, तो उनके लिए ये सीरीज़ बड़ी अहम है। यानी वो लोग जो कि मतलब किसी जगह पे एम्प्लॉयड हैं, तो वो जाहिर सी बात है 9 to 5 ऑक्यूपाइड होते हैं, और 5 बजे यूजुअली आप पाकिस्तान में कंपनीज तो नहीं छुट्टी देती, वो छुट्टी का टाइम जो है वो ज़्यादा ही होता है, तकरीबन कोई 10-11 बज जाते हैं यूजुअली। उसके बाद सैटरडे संडे में जो है वो यूजुअली इंसान के पास इस तरह टाइम नहीं होता कि बंदा जो है वो कोई एक्स्ट्रा काम करे। तो उन लोगों के लिए जिनके पास सेविंग होती है और वो सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी ना किसी जगह पे, तो उनके लिए बेस्ट जो है वो चीज़ है यानी इन चीज़ों को समझना। सबसे पहले समझ जाएंगे, समझ के फिर इसका एनालिसिस करना सीख जाएंगे, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, कहाँ पे आपके साथ हाथ हो सकता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद दूसरा स्टेप है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीख रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इससे स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? देखें, आप सादा सी इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये पेन्स का कारोबार करते हैं, ठीक है। अब ये पेन जो है वो आप जो है वो फॉर एग्जांपल 10,000 के ख़रीदते हैं, ठीक है। और इस 10,000 के जो पेन्स आपने ख़रीदे हैं, इसमें से आप 8,000 के पेन जो है, जो इसमें से मतलब 10,000 के सपोज आपके पास जो है वो मिसाल के तौर पे कोई 500 पेन्स आते हैं, तो उन 500 में से आप 400 पेन्स जो है वो अपने बेच देते हैं। तो ये जो 400 पेन्स आपने बेचे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? बड़ी सिंपल सी है ना। आपने ये कितने के ख़रीदे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद इसमें से कितने बिक गए, 400 सपोज बिक गए। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसकी कॉस्ट क्या डलेगी, इसकी सेल प्राइस क्या डलेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो सिंपल सी मिसाल के साथ जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है पेन्स ख़रीदे 10,000 रुपये के, ठीक है। उसमें से 8,000 के पेन जो है वो आपके बिक गए, राइट। 2,000 के पेन जो है वो आपके बच गए। ये 8,000 के जो पेन आपने ख़रीदे, ये आपने मिसाल के तौर पे 12,000 में बेचे। तो अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनाना हो तो कैसे निकलेगा? आप सिंपली जो है वो 12,000 सेल्स लिखेंगे और उसमें से 8,000 जो है वो आप उसमें कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 4,000 रुपये आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल से इसको सॉरी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4,000 आ जाएगा। अब इसमें हो सकता है जब आपने इसको प्रोक्योर किया हो तो उसमें आपकी जो है कुछ जो है मिसाल के तौर पे आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा आया हो, इसके अलावा आपको एडमिन का ख़र्चा आया हो, इसके अलावा आपको, ये बड़े छोटे स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, एडमिन का खर्चा आया हो, आपने कुछ लोग रखे हों, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है एक छोटा सा ऑफिस बनाया हो जिसके अंदर एसी वगैरह हो, तो ये सारे ख़र्चे, ये अखराजात जो है वो आप इसके अंदर माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये अखराजात जो है वो 2,000 थे, तो 4,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 2,000 मजीद निकला है तो 2,000 आपका नेट प्रॉफिट है। और हो सकता है गवर्नमेंट को आपका ये छोटा बिजनेस होगा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर इतना टैक्सेशन तो नहीं होगी, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर टैक्सेशन भी देना पड़ती है। तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद मिसाल के तौर पे ये 2,000 जो आपको बचा, इसमें 5,500 जो है वो आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो 1,500 आपका नेट प्रॉफिट है जो आपका टेक होम प्रॉफिट है, और आप उसको घर लेके गए। अच्छा, ये तो बड़ा एक सादा सा जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब जो लिस्टेड कंपनी, क्योंकि हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बड़ी स्केल की कंपनी होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी कंपनियां जो है वहाँ पे लिस्टेड है, वो एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बड़ी कंपनी होगी, जाहिर सी बात है। तो यूजुअली जो इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, ये अक्रूवल बेसिस के ऊपर बनती है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? आपने प्रॉफिट जो है, आपने सेल्स जो है सॉरी, उस वक्त आपने बुक कर देनी है जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिया और ऑनरशिप आपने ट्रांसफ़र कर दी है।
अब वो ऑनरशिप जो है वो अगले बंदे को जो है अब उस ऑनरशिप के बाद आपके पास उस अगले बंदे से फंड्स आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ का माल बेचा, कोई भी एबीसी कंपनी है, उसने 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, अब वो 1 करोड़ रुपए का माल सारा कैश पे नहीं बिकेगा। ये यूजुअल मार्केट प्रैक्टिस होती है कि जब मार्केट में उधार चलता है, ठीक है, तो 1 करोड़ के माल पे हो सकता है उसने 30 लाख का माल उधार पे बेचा हो, 70 लाख का माल जो है वो उसका कैश पे बिका हो। तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स की फिगर आ रही होगी 1 करोड़ रुपए की, उसमें सारी की सारी कैश नहीं आया होगा। उसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, 30 लाख रुपया कैश सॉरी जो है वो उधार पे दिया आपने माल, और 70 लाख रुपए का माल आपने जो है वो कैश पे दिए। वैसे ये बड़ी अच्छी कंपनी होगी जो इस तरह का जो है वो मार्केट ऑपरेशन चला रही है कि जिसकी जो है वो सिर्फ 30% की उधारी है। मार्केट में यूजुअली 50-60% की भी उधार के ऊपर माल दिया जाता है। एनीवेज, तो मतलब वो जो कंसोलिडेटेड फिगर बनेगी वो आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में एक सबसे पहले जो फिगर आ रही होती है सेल्स की, उसका वो पार्ट बन जाएगी। अब इसमें होता क्या है, सेल्स जो होती हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जितनी भी सेल्स आपने की हैं इसमें कोई रिटर्न ना आए। हो सकता है उसमें से 1 करोड़ का माल आपने बेचा है तो उसमें से 5 लाख की सेल्स रिटर्न आ गई हो, तो उसमें से सेल रिटर्न आप माइनस कर देते हैं और जो नेट फिगर होती है उसको नेट सेल्स बोलते हैं। और ये जो नेट सेल की फिगर होती है इसके अंदर आपकी इन्वेंट्री वगैरह सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद आपको ये नेट सेल का फिगर मिल जाता है और इसके ऊपर आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट में बुकिंग हो जाती है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये जो सेल्स की फिगर है इसको अब आपने समझ लिया। ये सेल्स की जो फिगर होती है ये अगर 1 करोड़ का माल बिका है, यूजुअली जो हमें इसके अंदर लिस्टेड स्पेस में यानी लिस्टेड कंपनी में मिल रही होती है, इसमें हरगिज़ ये नहीं होता कि सारा 100% का कैश के ऊपर माल आपने बेचा है, इसके अंदर उधार का माल भी होगा। तो अगर ये उधार का माल है, अगर इसमें उधार का माल भी बिका हुआ है, तो उसका मतलब है ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अर्निंग पर शेयर देखते हैं, ये फिर हमारी जो है वो अर्निंग पर शेयर टोटली जो है वो कैश नहीं होगा। मतलब अगर कोई कंपनी 10 रुपये की ईपीएस कमा रही है तो वो 10 रुपये कंपनी को कैश नहीं मिला होगा। इसी पर्पस के लिए एक अलहदा से स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहते हैं, जो कि प्योरली कैश की मूवमेंट को ट्रैक करती है। अब इसमें होता क्या है कि जब कोई कंपनी किसी को उधार में माल देगी तो उसमें ये हरगिज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें से जितने लोग हैं मतलब वो पक्के मुसलमान हैं और उन्होंने जितना मतलब माल ख़रीदा है उसके पैसे भी देंगे। बाज़ का लोग भाग भी जाते हैं, आपको पता है उधार का माल जो है वो पैसा डूब भी जाता है उसमें। तो इनकी प्रोविजनिंग भी होती है, कंपनीज उसकी प्रोविजनिंग करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी वो डेट्स जो कंपनी को लगता है कि ये लोग जो है, क्योंकि चेहरे तो पड़े ही जाते हैं ना यूजुअली, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो मतलब जिसमें आपको लगता है कि पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे जो सर्विसेज जैसे या आपने जो है वो स्टॉक्स को बेचा है, कमोडिटी को बेचा है, प्रोडक्ट को बेचा है, तो उसमें जो आपकी सेल्स होगी उसके अंदर हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि वो सेल्स में से कुछ चीज़ें जो है वो आपकी लॉस भी बन जाएं, आपको उनसे पैसे ना मिले। तो अब ये सेल्स की फिगर जो होती है इसमें ये एलिमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो सेल की फिगर है उसके अंदर सारी सेल कैश पे नहीं होगी, उसके अंदर सेल्स में उधार का माल भी होगा। दूसरा एलिमेंट फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल का। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है वो जैसा कि टर्म से जो है वो शो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी जितनी भी आपकी सेल्स हुई है उन सेल्स का जो समझ लें कि खर्चा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ का माल बेचा, वो 1 करोड़ का माल बेचने में उसको जितने का ख़रीदा गया है वो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल होती है। मिसाल के तौर पे आपने 70 लाख का माल वो ख़रीदा, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का बेच दिया, तो 70 लाख जो होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होगी। ये मैं ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जिसमें गुड्स जो है वो फिनिश्ड होती हैं। मतलब आप एक जगह से चीज़ को ख़रीदते हैं, ख़रीद के उसके ऊपर अपने दूसरे एक्सपेंसेस को इनकर करने के बाद, मतलब जाहिर सी बात है सपोर्टिंग एक्सपेंसेस तो करने पड़ते हैं, दफ्तर बनाना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा आपको। अगर बड़े स्केल पे, जाहिर सी बात है ये जो बात हो रही है ये बड़े स्केल की हो रही है, छोटे स्केल की तो नहीं हो रही। लिस्टेड कंपनी सारी तकरीबन बड़े स्केल की होती हैं। तो उसका एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसमें फिर
लंबे चौड़े जो है वो अंदर प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट बना हुआ है जी, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है जी, इसके अलावा इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट है, स्टॉक्स मतलब स्टॉक होल्डिंग का, स्टॉक स्पेयर एंड स्टॉक्स का जो है स्पेयर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका जो है वो होल्डिंग की कॉस्ट है। तो ये इस तरह की कॉस्ट के ब्रेकअप्स जो है वो आपको करने पड़ते हैं। तो और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो फिनिश गुड्स में आप माल लेते हैं, यानी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये इस तरह के खर्चे जो है वो यूजुअली देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग का काम है, इसके अंदर तो ज़्यादा कम्प्लेक्स अकाउंटिंग नहीं होती। इसके अलावा दूसरा जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। अब मैन्युफैक्चरिंग में आप रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद फिर उसको फिनिश गुड में डालते हैं, फिनिश गुड को फिर आप बेचते हैं। तो जब कोई भी फैसिलिटी, यूजुअली स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि बड़े यूनिट्स हैं और बड़े यूनिट्स यूजुअली जो है वो फैक्ट्रीज लगा के काम कर रहे होते हैं, और फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े काम जो है वो उनके यूजुअली होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी खुद की होती है। तो अब जनाब इसमें जब फैक्ट्री लग रही होगी तो उसमें यूजुअली क्या होगा कि आप रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, उसके बाद उसके ऊपर लेबर बैठेगी, ठीक है, लेबर की कॉस्ट आएगी, लेबर के बाद उसके ओवरहेड्स होंगे, उसके ऊपर बिजली के खर्चे अखराजात आएंगे, उसको प्रोसेसिंग के खर्चाजात आएंगे, फिर उन उसके रॉ मटेरियल की जो है वो स्टोर कीपिंग होगी। मतलब इस तरह के सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके एक फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में जो है वो उसको आप बना के और उसके ऊपर एक कॉस्टिंग बनाएंगे। तो अगर तो आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, डेफिनेटली उसको लेके आने का खर्चा होगा। तो अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर तो अकाउंटिंग आपकी सादा सी है। लेकिन अगर आप अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपकी अकाउंटिंग सादा है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो कम्प्लेक्स होगी। उसमें आपको सारी ब्रेकअप्स जो है वो कॉस्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर वो सारी इकट्ठा करने के बाद एक फ़िगर बनेगी, उस फिगर को आप जो है वो अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे होंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है, यानी जो भी चीज़ बिक गई, यानी जो सेल हो गई, उसकी लागत क्या है, वो कॉस्ट ऑफ सेल होती है। इन दोनों का डिफरेंशियल, ठीक है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि 70 लाख रुपए की कोई चीज़ जो है वो आपने ली है और 1 करोड़ की बेची है, तो उसके अंदर जो 30 लाख रुपए है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसके अंदर से अभी मजीद खर्चे जो है वो माइनस होने हो, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी भी इसको बोलते हैं। और इसका जो मार्जिन होता है, यानी इसमें जो परसेंटेज आपको बचती है उसको जीपी मार्जिन बोलते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में 70 लाख का जो है वो माल ख़रीदा, 1 करोड़ का बेचा, 30 लाख रुपए का जो है उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 30% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये जीपी मार्जिन तक जो है वो होपफुली आपको बात समझ लगी होगी। अब ये भी जो जीपी मार्जिन आया है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, इस तक जो है कंपनी का जो प्रॉफिट आया है ये फाइनल फिगर नहीं है, क्योंकि कंपनी सिर्फ स्टॉक्स को, यानी अपनी ऑपरेशनल जो मेन कोर बिजनेस है उसको बेच के पैसा डायरेक्टली ऐसे नहीं कमा सकती, उसको साथ में सपोर्टिंग खर्चे भी करने पड़ते हैं। वो सपोर्टिंग खर्चे जो होते हैं वो आपके मुख्तलिफ जो है सेगमेंट्स में आते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जिस तरह से आपकी मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह से आपके जो है वो एडमिन के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि देखें ना, एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी का जो है वो एक प्रेमिसेस को एडमिन करेगा, ठीक है। वो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कंपनी का माल कैसे खरीदेगा, कहाँ से माल आएगा, शुरू से ही ले लेना। अब उस माल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। उस पैसे के लिए जाहिर सी बात है वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो पूछेगा कि हमें इतना पैसा चाहिए और इतनी चीज़ हमने प्रोक्योर करनी है। प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट चीज़ को अपने वेंडर से प्रोक्योर करेगा, फिर उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन डलेगी, वो चीज़ आपकी फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक आएगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे आगे उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद जो है वो फिनिश गुड तक बन गई और बिक भी गई, इसका खर्चा आपने ऊपर डाल दिया, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद फिर जब वो जो है वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आपके स्टोर्स में आ गई, तो वहाँ से जो खर्चे स्टार्ट हो गए उसमें होल्डिंग स्टॉक कीपिंग का एक्सपेंस हो गया। उसके बाद वहाँ पे सारी सी बात है, लाइट जलेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज होगा, वो वाले खर्चे आ गए। उसके बाद वो चीज़ जो है वो जब आप बेचेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक खुद पहुँचाई हो चीज़, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जो पहुँचाने का खर्चा है वो भी आप डालेंगे। और उसके अलावा जब आप अपनी चीज़ जो है वो बेचने के लिए रेडी होंगे तो उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, चीज़ दिखती है तो बिकती है,
तो जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपको उसमें भी जो है वो नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। मार्केटिंग के अलावा पहली चीज़ होती है मार्केटिंग। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसका सेकंड स्टेप होता है सेल्स। पहले मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करते हैं, आपकी इस प्रोडक्ट की पब्लिक इमेज बनाते हैं, फिर उस इमेज की बेसिस के ऊपर सेल्स के स्टाफ जो है वो उन तक जाता है और उन चीज़ों को जो है वो जाके बेचता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए सबसे पहले कस्टमर के माइंड में उसका परसेप्शन बनाना होता है। कोई भी, आप भी फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप कोई भी चीज़ ऐसे जाके नहीं मुंह उठा के ख़रीद लेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और मिसाल के तौर पे ग्रॉसरी स्टोर में, तो वहाँ पे आपको एक नेस्ले की बोतल नज़र आती है और एक जो है नेटले की नज़र आती है, तो आप डेफिनेटली नेस्ले की उठाएंगे ना। उसकी रीज़न ये है कि आपके माइंड में एक इमेज बना दिया गया है मार्केटिंग के थ्रू, मतलब इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटिंग की जो है वो पिच बना के, तो उसके बाद जो है वो सेल्स होती है। तो मार्केटिंग पहली चीज़ है, उसके बाद सेल्स होती है। तो ये मार्केटिंग के सेल्स के एक्सपेंडिचर भी जाहिर सी बात है सेल्स करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में से माइनस हो रहे होंगे। खर्चे हैं ना, अभी हम खर्चे सारे गिन रहे हैं। उसके अलावा एक खर्चा होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट लिया, मिसाल के तौर पे एसी लिया। अब वो एसी अगर फॉर एग्जांपल यूज़फुल लाइफ उसकी 5 साल है, तो आपने उसको 5 साल में अपना खर्चा बनाना होता है। जाहिर सी बात है उसको एक दफ़ा में तो खर्चा नहीं बना देंगे ना, तो फिर उसमें तो आपकी इनकम स्टेटमेंट ख़राब हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए का एसी लिया और आपने 2024 में 1 लाख रुपए का लिया और 2024 में आप सारे का सारा खर्चा जो है वो 2024 में दिखा दें, तो आपके प्रॉफिट्स उड़ जाएंगे। जबकि वो जो चीज़ होगी वो आपको 5 साल तक बेनिफिट देगी। तो आप अगर एक कोई चीज़ है, कोई एसेट है, वो आपको मतलब एक लंबे अरसे के लिए बेनिफिट दे रहा है, तो उस लंबे अरसे तक जो जो उसकी यूज़फुल लाइफ होगी, मतलब हर एसेट की यूज़फुल लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। तो वो जो यूज़फुल लाइफ होगी उसके ऊपर डिवाइड करके उसको वो हर साल में उसका खर्चा माइनस करेंगे। हमारी एग्जांपल में 1 लाख रुपए का आपने एसी लिया और मिसाल के तौर पे उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 साल है, तो आप हर साल में 20,000 रुपये अपनी इनकम स्टेटमेंट में से माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो ख़राब नहीं होगी। आप मतलब खर्चे जो हैं वो अपने अप्रोप्रिएटली जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी। ये जब ये सारे खर्चे, सारे अखराजात जो है वो निकल जाते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी का कोर बिजनेस चला के, रन करके, ऑपरेशंस को चलाने के बाद जो खर्चा आता है। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सिंपली आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आपने बेचा, उसको जितना भी उसका सेल हुआ, उसकी जितनी भी आपके ऊपर लागत आई, वो उसका उसमें से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आगे जनाब आपका जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी की टोटल ऑपरेशंस चला के, यानी जाहिर सी बात है वो अगर आप कोई चीज़ ख़रीद के बेच रहे हैं तो उसको ख़रीद के बेचने में आपके बहुत से और एक्सपेंसेस होते हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको बेचने में। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं होते, लेकिन वो सपोर्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनके बगैर आप कंपनी नहीं चला सकते। तो ये सारे खर्चे काटने के बाद जो आपका खर्चा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, फिर अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी होता है उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो 1 करोड़ रुपया कमा रही है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि वो 1 करोड़ रुपया उसको कैश में आया। उसमें से हो सकता है 50-50% हो सकता है 70-30% हो। तो ये चीज़ हमें जो है देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई गई है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कैश कितना आया, कितना गया और कितना हाथ में रह गया। उसके बाद हम अर्निंग पर शेयर को और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने पैसे को रिकवर करने में। बाज़ औक़ात कंपनीज़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लॉस में, ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में होती है। तो ऐसी कंपनी जो अपने ऑपरेशन से पैसा ही नहीं बना पा रही, यानी उसका पैसा मेजरली मार्केट में स्टक है, तो वो कंपनी क्या ऑपरेशन चलाएगी। तो यहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक जो है वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो 2 एक्सपेंसेस मेजर होते हैं वो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बाद काटे जाते हैं। उसमें फाइनेंस कॉस्ट होती है सबसे पहले। फाइनेंस कॉस्ट ये होती है कि कोई भी कंपनी, मिसाल के तौर पे कोई बड़ी एंटिटी है, वो ज़ाहिर सी बात है उसके पास 100% लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि चीज़ें उधार पे चल रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है सेल्स की, ठीक है, वो सेल आपकी हो गई, मार्केट में चीज़ आपकी बिक गई, लेकिन अब उस सेल्स को आपने जो है उधार पे भी बेचा हुआ है।
तो वो जो उधार का माल आपने बेचा हुआ है तो आपके पास कैश तो उसका नहीं आया। अब मिसाल के तौर पे आपने अपनी जो है वो इन्वेंट्री खरीदनी है मार्केट से जाके वेंडर को, उसमें से कुछ इन्वेंट्री तो वेंडर्स भी जाहिर सी बात है आप उधार दे रहे हैं तो उधार ले भी रहे होंगे क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस है, तो आपको उधार पे माल मिल भी जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, आपने एक लॉट को बुक करना होता है, रेट्स को बुक करना होता है, तो उस सूरत में आप अपनी जो इन्वेंट्री की प्रोक्योरमेंट करते हैं वो बल्क लेवल पे करते हैं। तो बाज़ चीज़ें आपको उधार पे मिल जाती हैं, जो उधार का माल ज़्यादा नहीं मिलता तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है वो आप बैंक से लोन लेके, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, बैंक से लोन लेके अपनी इन्वेंट्री उठाते हैं और इन्वेंट्री का साइकिल कंप्लीट होने पे उसको वापस कर देते हैं। तो जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेंट्री की प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, इसमें जो है वर्किंग कैपिटल की जो है वो रिक्वायरमेंट बैंक्स के थ्रू पूरी होती है। इसके अंदर लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो में जो फाइनेंस की कॉस्ट यानी मार्कअप जो आप इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे कर रहे हैं, उसमें सारा इंटरेस्ट होगा। एक इंटरेस्ट जो है वो आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल का होगा, एक लॉन्ग टर्म लोन्स का होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो आपने 1-1.5 साल में वापस नहीं करने होते बल्कि 8-9 साल के लिए बुक किए होते हैं। तो वो सारी क्लब करके उसका जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो इसमें डालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो है वो इनकम आपकी जो है फाइनेंस कॉस्ट होगी, फाइनेंस कॉस्ट उसमें से लेस करेंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो अमाउंट होती है वो भी फाइनल नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं आपने। तो उसके बाद जब आप इसमें से टैक्स को काटेंगे, यानी गवर्नमेंट कंपनी टू कंपनी वेरी करती है टैक्स की, कुछ कंपनीज की जो है वो कुछ छूट दी जाती है, कुछ पे पाकिस्तान में सुपर टैक्स लगा दिए जाते हैं। तो उस तरह के जो है एक्सपेंसेस आप लेस करेंगे टैक्स के, और सारे ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फाइनल फिगर होगी वो आपको नज़र आ रही होगी। जब हम इनको इसमें देख रहे होते हैं, स्टॉक्स में देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास EPS आ रही होती है, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि स्टॉक्स में जो है वो शेयर बिकते हैं। एक शेयर के हवाले से हमें जो है वो बेसिकली एक वर्किंग निकालनी होती है कि किसी भी एक शेयर की कितनी अर्निंग जो है वो उस कंपनी ने कमाई है। ये आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी बेसिकली करता है। मिसाल के तौर पे आपने 50 रुपये का स्टॉक ख़रीदा और कंपनी जो है वो 10 रुपये के लॉस में है, तो एक शेयर के अगेंस्ट कंपनी जो है वो लॉस पर शेयर दिखा रही है, तो इसका मतलब कंपनी इनएफिशिएंट है, फारेगा कंपनी। लेकिन इसी तरह से आपने 50 रुपये का एक स्टॉक ख़रीदा मार्केट में जाके, प्राइस उसकी पे की 50 रुपये, लेकिन उस कंपनी की जो अर्निंग है वो 23 रुपये है या 25 रुपये है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। वो आपने अगर 50 रुपया उसके बस जो है वो पे किया है, तो 23, 24, 25 रुपये वो कंपनी आपको कमा के भी दे रही है। ठीक है, तो ये EPS की जो है फिगर आपके पास आ रही होती है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग इनकम जो होती है ना, इसको जो है वो EBITDA भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो EBITDA के बाद जो है वो फाइनल फिगर आपके पास आती है फाइनेंस कॉस्ट को कट करने के बाद, और उसके बाद जो है वो लास्ट होता है आपकी टैक्सेशन। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी ये भी समझा दूं कि जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है ना, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट यूजुअली अक्सर कंपनी की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्होंने लोन्स बहुत ज़्यादा उठाए होते हैं, ऑपरेशनल इनएक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जब किसी कंपनी का लोन बढ़ेगा तो उसमें रीज़न यही होगी ना, या तो मार्केट में पैसा फंस गया या सेल्स नहीं कर पा रहे, ठीक है, सही तरीके से, और अपनी फाइनेंसिंग जो है कर करके मतलब अपने जो है वो सैलरी के एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पाते ना लोग, तो वो बैंक से फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है जो इंटरेस्ट रेट्स के हायर इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट है, तो उसके अंदर अगर आपके पास इतनी बड़ी इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगी कि आप जो है वो सारा जो कमा रहे होंगे वो सूद की मद में दे रहे होंगे, तो फिर कंपनी जो है वो बैठ जाती है यूजुअली। तो ये जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 30 मिनट की तकरीबन ये वीडियो बन जाएगी, इसको ज़रूर देखें, इसमें आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। अगला मैं जो है वीडियो बनाऊंगा बैलेंस शीट के ऊपर, और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, उसके बाद नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बाज़ का आप देखते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप इनके एनुअल रिपोर्ट्स निकालेंगे तो वहाँ पे इनके अंदर नोट्स दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उन नोट्स का मतलब होता है ब्रेकअप, मतलब उस फिगर की इंटरप्रिटेशन। मिसाल के तौर पे अगर सेल के आगे 1 लिखा हुआ है तो आप एक नोट में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी की सेल्स क्या है, इसके अंदर रिटर्न क्या हुई, मतलब उसमें मुख्तलिफ किस्म का ब्रेकअप देके उसको सबको समझाया होगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट पहला सेगमेंट है जी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना आपको आना चाहिए,
उसके बाद बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा मुख्तलिफ डिस्क्लोजर्स भी कंपनीज जो है वो देती हैं। जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, पढ़ना समझ जाएंगे, तो उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि इनको एनालिसिस करके फिर डिसीजन मेकिंग करना। वो फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि एक फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसका सिलसिला स्टार्ट हो। एक छोटे लेवल से आपको चीज़ें जो है वो समझ लगें और आप डिसीजन मेकिंग करने के लायक हों। आप अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जो एक हार्ड अर्न मनी है उसको सही तरीके से पार्क करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।